हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स यूनिट 1। और इसमें जितने भी 3D सीरीज़ की मेटल हैं या एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने स्टडी की है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आज की क्लास में हम करेंगे कि एटॉमिक रेडियाई जो है या साइज़ जो है वो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट का किस तरह से वेरी करता है, चेंज करता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग की टेंडेंसी कैसी है इनकी। और फाइनली इसी क्लास में पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। देखिए 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और 3D सीरीज का एंड होता है जिंक पे, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो यहाँ से आएगा 3D1 4s2। टाइटेनियम में आएगा 22 एटॉमिक नंबर है तो 4s2 तो सभी में आएगा। अगर 22 है तो आएगा 3D2 4s2 इसमें भी आएगा। 23 अगर एटॉमिक नंबर है तो 3D3 आ जाएगा 4s2। 24 है तो 3D4 एंड 4s2। हालांकि 3D5 4s1 होता है लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ की। मैग्नीज का है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D5 एंड 4s2। आयरन हो गया 3D6 4s2। कोबाल्ट 3D7 4s2। निकिल 3D8 4s2। कॉपर 3D9 4s2, लेकिन बाद में चेंज होकर 3D10 हो जाती है। जिंक के केस में 3D10 एंड 4s1। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम देखें, ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से जब आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो, मीन्स इफ आर मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s सब शेल, जो बाहर वाली सेल होती है उसको हम बोल देते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, सभी के केस में 2 है। इलेक्ट्रॉन किसके चेंज हो रहे हैं? अंदर वाली सेल के, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो स्कैंडियम को अगर हम देखें, स्कैंडियम में देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इन अ पीरियड, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव से, और Z इफेक्टिव जो है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जैसे जैसे Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, इधर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज विल डिक्रीज। सो फर्स्ट द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिपेंड्स अपॉन द Z इफेक्टिव। सेकेंडली अगर हम देखें, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ये मान लो 3D सेल है, स्कैंडियम में 3D सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s में इलेक्ट्रॉन है 2। 4s को अगर हम छोड़ दें क्योंकि सभी में सेम है, तो स्कैंडियम के बाद आ गया टाइटेनियम। टाइटेनियम की 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। टाइटेनियम के बाद आ गया वैनेडियम। वैनेडियम के केस में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। अब देखिए जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करोगे, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ रहा है, साथ के साथ जो 3D सेल है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे। यहाँ 3D सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोई रिपल्शन नहीं था, लेकिन जैसे आप राइट हैंड साइड में गए 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और इस पूरी शेल के अंदर की का जो स्पेस है वो कम हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है और ज़्यादा 3 हो गए, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम हो गया।
डिस्टेंस कम होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर है इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड में मूव करोगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज है, इंक्रीज, एंड न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन 3D सबशेल। ये हमने यहाँ से चेक किया है। ड्यू टू विच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस, ड्यू टू विच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन increases and size also increases। तो जैसे जैसे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा। अप टू मिडल, मतलब स्कैंडियम से लेके, यहाँ स्कैंडियम से स्टार्ट करें और स्कैंडियम से मैग्नीज तक, अप टू मिडल, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। अप टू मिडल द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेंट ओवर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सो द साइज विल बी डिसाइडेड बाई जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में बढ़ता है और साइज डिक्रीज होएगा। सो अप टू मिडल the size of the transition metal decreases from scandium to manganese due to increase in Z effective. After middle, from Fe to nickel, the Z effective is almost comparable to inter electronic repulsion। तो रिपल्शन जितना होगा उतना ही Z इफेक्टिव बढ़ेगा। सो देर इज ऑलमोस्ट नो इंक्रीज इन साइज। आयरन, कोबाल्ट और निकिल का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है। आफ्टर निकिल इलेक्ट्रॉन्स इतने बढ़ जाएंगे, कॉपर के केस में देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है, जिंक में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 3D सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएगा Z इफेक्टिव पे, ड्यू टू विच द साइज इंक्रीजेस। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ नो रेगुलर ट्रेंड ऑफ साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई, साइज और एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज मेटल। पहले केस में इट डिक्रीजेज अप टू मिडल, सेकंड केस में आफ्टर मिडल द साइज इज कंपेरेबल बिकॉज जेड इफेक्टिव एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर कंपेरेबल। आफ्टर निकिल द साइज इंक्रीजेज बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज डोमिनेंट। सो ग्राफिकली अगर इसको हमने दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, ये हो गया साइज या एटॉमिक रेडियाई, ये हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो स्कैंडियम का साइज ज़्यादा होगा, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर आ गया मैग्नीज, मैग्नीज तक साइज डिक्रीज करेगा। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, इनका साइज निकिल क्या कंपेरेबल रहेगा। उसके बाद साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा कॉपर, जिंक, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया। सो साइज फर्स्ट डिक्रीजेज अप टू मिडल, then gets steady and finally starts to increase. So there is no regular decrease or increase in the size of the atomic radii of the transition metal. नेक्स्ट है कि किसी भी ग्रुप में जब हम वी नो वेरी वेल कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेज। सो 3D सीरीज की जितनी भी मेटल होती हैं
उनका साइज 4D और 5D मेटल से कम होता है, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट है मेटल मेटल बॉन्डिंग। मेटल मेटल बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल्स। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही मेटल मेटल बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक 3D मेटल है ये। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D2, कॉन्फ़िगरेशन है 3D3, कॉन्फ़िगरेशन 3D4, 3D5, 3D6, उसके बाद 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, यहाँ 3D5 आ जाता है। तो देखिए अप टू मिडल, मिडल में जब हम जाएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस। स्कैंडियम में अगर हम देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 5D ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में, वो अनपेयर्ड रहेगा। तो एक स्कैंडियम की मेटल जब दूसरी स्कैंडियम की मेटल के क्लोज आएगी, बिकॉज दे आर हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे कैन फॉर्म one bond, single bond. Scandium can show single bond because there is only one unpaired electron present in the d orbital. After scandium, if we move towards titanium, titanium having d2 electronic configuration, titanium having two unpaired electron. So a titanium metal when come close to another titanium metal, it can form double bond. So titanium can easily form double bond because it is having two unpaired electron in d orbitals. If we talk about vanadium, vanadium having three unpaired electron, so vanadium vanadium के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। क्रोमियम 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्वाड्रपल बॉन्डिंग क्रोमियम में होती है मोस्टली। सो अप टू मिडल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अगर मैग्नीज की हम बात करें, सो मैग्नीज हैविंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो Mn एंड Mn कैन शो 5 मेटल मेटल बॉन्डिंग। सो इफ वी टॉक अबाउट टेंडेंसी ऑफ मेटल मेटल बॉन्डिंग, it depends upon the number of unpaired electron present in the d orbital of a metal. After Mn, if we talk about iron, d6, d6 की अगर हम बात करें तो देर इज अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो Fe के बीच में मैक्सिमम मेटल मेटल बॉन्डिंग 4 हो सकती है। कोबाल्ट में जाएंगे तो d7 आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। So metal tendency to form metal metal bond increases up to middle, because up to middle the number of unpaired electron in d subshell orbital increases. After middle the number of unpaired electron in d orbital or d subshell decreases, so tendency to form metal metal bonding also decreases. Next one is the melting and boiling point. Melting and boiling point basically depends upon the स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड और नंबर ऑफ द बॉन्ड। अभी हमने स्टडी किया है कि स्कैंडियम कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद द अनदर स्कैंडियम मेटल, टाइटेनियम कैन फॉर्म डबल बॉन्ड अनदर टाइटेनियम मेटल, वेनेडियम ट्रिपल, क्रोमियम क्वाड्रपल बॉन्डिंग करती है, एंड Mn के बाद के पास 5 बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज़ होती है मेटल मेटल बॉन्डिंग की, विच इज़ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये पता है कि इट इज़ वेरी ईजियर टू ब्रेक सिंगल बॉन्ड एज कम्पेयर टू डबल ट्रिपल क्वाड्रपल बॉन्डिंग। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मेटल मेटल बॉन्डिंग और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल। Up to middle
The tendency to form metal-metal bond increases, due to which the melting and boiling point also increases. According to this, the melting and boiling point of the Mn metal should be highest, but the metal melting and boiling point of the chromium metal is highest. एक्सेप्शनली लो होता है मैग्नीज का. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अप टू मिडल, अगर इस एक्सेप्शंस को निकाल दें, टेंडेंसी ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल, then it starts to decreases because tendency to form metal bonding increases up to middle and then it starts to decrease. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम आगे कंपेयर करें तो क्रोमियम, एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. और आपने देखा कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट करीब 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इसलिए टंगस्टन को हम बल्ब फिलामेंट बनाने में भी यूज़ करते हैं. सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड and having high melting point. It is because of the tendency to form metal bonding. सेकेंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के जो कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते. और जिंक तो ऐसी, मरकरी तो ऐसी मेटल होती है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड होती है. उसका रीज़न ये है कि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4d10 और मरकरी के केस में आ गया 5d10. इनकी जो डी सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 9 10. तो डी सब शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड इन केस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू फॉर्म मेटल बॉन्डिंग. That's why they are very easy to the atom of these metals are very easy to dissociate because of the absence of the metal bond tendency formation. That's why the compound of the zinc, cadmium and mercury are soft.